जय दोस्तों, आज हम एक स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं मेजर समरथूर सर के साथ। और अक्सर आप जानते भी हैं कि सर एक फौजी बैकग्राउंड से रहे हैं और इनके ऊपर अब रिसेंटली एक मूवी भी आने वाली है मलक्कल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, खास करके जो चैलेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त इमर्ज हो रही है, ड्रोन थ्रेट्स को लेकर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो FPV ड्रोन्स हैं वो किस तरीके से आज के डेट में एक बड़े घातक ड्रोन माने जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद किशन, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर योर अप्रिसिएशन एंड योर व्यूज़। एंड प्लीज़ ये पॉडकास्ट देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और पॉडकास्ट देखने के बाद लाइक कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है जो लोग अक्सर जानना भी चाहते हैं कि मॉडर्न बैटल फील्ड में जो ड्रोन्स हैं कैमिकेजी और FPV ड्रोन्स वगैरह हैं, तो मैं यहाँ पे FPV ड्रोन्स के बारे में कहना चाहूँगा कि ये ड्रोन किस तरीके से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं और रशिया यूक्रेन युद्ध को देखते हुए, और प्लस जो इवन अगर कल को अगर हमारी भी जंग होती है तो वहाँ पे कैसे ये रोल अदा करते हैं। देखिए किशन, जैसे हम सब ने देखा कि इसकी शुरुआत अर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई से हुई थी, और जिस तरीके से अज़रबैजान ने रातों रात 26 साल पुरानी लड़ाई अर्मीनिया के साथ के परिणाम बदल दिए थे, उससे साफ क्लियर हो गया था कि आने वाले समय में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा ड्रोन और ड्रोन वॉरफेयर। और बेसिकली हमने काफ़ी लेसन्स सीखे हैं ना, खासकर अज़रबैजान अर्मीनिया की लड़ाई के दौरान की आर्टिलरी गन पोजीशंस कितनी वल्नरेबल थी, दुश्मन के जो टैंक थे वो कितने बेबस थे इन ड्रोन अटैक्स की वजह से। क्योंकि देखिए, ड्रोन की मैन्यूवरेबिलिटी सभी डायरेक्शंस में होती है, ठीक है। और जहाँ तक टैंक का सवाल है, टैंक की लिमिटेशंस होती हैं, उसकी हदबंदियाँ होती हैं कि उसकी गन एक समय पे एक ही दिशा में रुक कर सकती है और एक ही टारगेट पे को अक्वायर कर सकती है। जहाँ तक कि ड्रोन का मसला है, ड्रोन उड़ते समय एक टारगेट को अक्वायर करने के दौरान यदि उसे बीच में कोई और इम्पोर्टेंट टारगेट अक्वायर हो जाता है तो आप मिशन प्लानिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप एक्चुअल टारगेट को छोड़ के आप एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप जा रहे हैं, एक टैंक डिटेक्ट हुआ है दुश्मन का और आप उसे ख़त्म करने जा रहे हैं, पर उसी दौरान लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर अगर किसी जो मदर ड्रोन है, जो बहुत बड़ा वाला जो ड्रोन होता है जिसके प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होती है सैटेलाइट के थ्रू, और वो बेसिकली रेंज को एनहांस करता है, जो छोटे ड्रोन है, तो वो अगर सिग्नल कर दे कि इस सर्टेन इलाके पे आपको एक आर्टिलरी गन सिस्टम मिला है जो कि खुद की फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसी टाइम अपनी प्रायोरिटी और टारगेट को चेंज करके आप उस वेपन सिस्टम को टारगेट कर सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये सस्ते हैं और 1 से 1.5 kg के एक्सप्लोसिव की ही ज़रूरत पड़ती है इसमें, शेप्ड चार्ज या फिर फ्रैगमेंटेशन। और इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर बिल्ट इन डेटोनेटर होते हैं, सेंसर बेस्ड डेटोनेटर होते हैं, इम्पैक्ट पे ही फट जाते हैं। तो आपको ना ही कोई बटन दबाना है, आपने सिर्फ इस ड्रोन को टारगेट के अंदर बस आपने एक टक्कर दिलवानी है और बाकी काम ड्रोन कर जाता है। तो देखिए, वॉरफेयर में ये रेवोल्यूशन आया है इकोनॉमिकली, कि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है, सस्ता है और उतना ही घातक है जितना आप एक ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो खर्चा लगता है और उसे बनाने में जो R&D जाती है ना, तो जितना एफर्ट उसे बनाने में लगता है उसका मुझे लगता है क्वार्टर एफर्ट ही लगा है ये ड्रोन्स को बनाने में। और अब बातें होती हैं जैमिंग को लेके कि एंटी ड्रोन जैमिंग, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की जहां बात आती है, तो इसका भी तोड़ निकाल दिया है और इसमें आ गए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। तो बेसिकली ये वो ड्रोन्स हैं जिनमें एम्यूनिशन उठाने की क्षमता थोड़ी कम होगी है, पर सर्वेलेंस और
घातक हमले के लिए अभी भी क्षमता बरकरार है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। और ये एक वायर गाइडेड फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ ये ड्रोन्स उड़ते हैं और इन पे ना किसी मौसम का फर्क पड़ता है, वेदर प्रूफ है, रेडार प्रूफ है, और इनके सिस्टम में आप पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते हो। एक ही लिमिटेशन है कि अगर वो फाइबर ऑप्टिक केबल अगर बीच में से कहीं कट जाए या टूट जाए तो भी कुछ हद तक वो जीपीएस के सहारे और जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के सहारे उड़ सकता है, यदि वहां पे बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस जैमिंग नहीं है। तो अगर इंटेंस जैमिंग होगी तो फिर, और वो फाइबर ऑप्टिक केबल भी टूट गई तो आप, ये तो फिर वही हुआ कि किस्मत आपकी दुगनी खराब है। सही बात है कि आपका ऑप्टिक फाइबर केबल भी टूट गया और आपका कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया कंट्रोलर के साथ, ठीक है, और जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के बावजूद चीज़ें खराब हो गई हैं, तो इट इज़ नॉट वर्थ, फिर तो वो एफपीवी लायक ही नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ड्रोन्स का अपर हैंड तो है ही। सर जैसे कि बात की जाती है भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना काफ़ी संख्या में अब ड्रोन्स को भी अपनाना शुरू कर चुकी है। फ़िलहाल तो जब तक हम देखते हैं तो आईएसआर रोल्स के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब बात आती है कॉम्बैट ड्रोन्स को लेकर, उसे लेकर अभी तक ऐसा हमने कुछ खास चीज़ें नहीं देखी हैं कि भारतीय सेना ने अभी कोई इस तरीके के आर्म ड्रोन्स जो हैं उनको प्रोक्योर किया हो। कहा तो ये जा रहा है कि अभी हम अमेरिका से भले ही MQ-9 भी पीजीटी ड्रोन्स लेने वाले हैं, तो उनका एक अलग तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस डोमेन में काम कर रही हैं, तो उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा जब तक हमारे खुद के घर से ही हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते? तो देखिए, ये विचारधारा में बदलाव तभी आएगा जब हमारे जो बायर्स हैं, जो बेसिकली जो क्लाइंट है, बेसिकली फोर्सेस जो हैं, उनको पूरा भरोसा होना चाहिए और कि हमारे ओन कंट्री मेड इक्विपमेंट मेक इन इंडिया के दौरान कि ये इक्विपमेंट फ्यूचर प्रूफ है, फूल प्रूफ है और स्टेल्थ मोड में चलता है ना। इसमें मतलब डिटेक्शन बाय रेडार नहीं है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर देखिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर अभी रिसेंटली इंडियन कंपनी ही है और दावा ये किया जाता है कि उसके ड्रोन्स हैक हो गए थे दुश्मन के ज़रिए, और वो उन्होंने हैक करने के बाद इसी कंपनी के ड्रोन को फ्लाई करके अपनी टेरिटरी में ले गए। अब इस कंपनी का दावा है कि सॉफ्टवेयर पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये कह दूं कि सॉफ्टवेयर पेनिट्रेट हो सकता है तभी वो हैक हो गए और उन्हें उस पार ले लिया गया। तो यदि कोई बोले कि हैक हो सकते हैं पर सॉफ्टवेयर को नहीं पेनिट्रेट कर सकते, वो थोड़ा मतलब विश्वास करने की बात नहीं बनती है, इलॉजिकल है। क्योंकि यदि आपका ड्रोन हैक हो सकता है तो आपका सॉफ्टवेयर डेफिनेटली हैक हो सकता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फेंट्री सोल्जर्स के लिए किस तरीके से ये जो ड्रोन्स हैं वो एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकते हैं, और हमारी सेना में किस तरीके से, मैंने जैसे आपसे भी पूछता भी आया हूँ, लेकिन एक सैनिक के लिए एक ड्रोन की क्या क्रेडिबिलिटी हो जाती है? देखिए किशन, आज की तारीख में इंडियन फोर्सेस को लगभग 1 लाख FPV ड्रोन पायलट्स की ज़रूरत है, पर ऑन ग्राउंड हमारे पास अभी लगभग 8 या 9 हज़ार ड्रोन पायलट ही तैयार हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और ये तभी मतलब इसकी कमी तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास और ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे ड्रोन पायलटिंग को लेके, और ये समय समय के साथ ही मुझे लगता है कि इसकी संख्या बढ़ेगी। दूसरा, अब वो समय आ गया जहाँ पे इंडियन ट्राई फोर्सेस को ऑलमोस्ट ब्रिगेड लेवल पे, ऑल द ट्राई फोर्सेस में ब्रिगेड लेवल्स पे आप एक तो सिविल डिफेंस पर्सनल को अब इन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसके अंदर कि ये हैकिंग की टीम्स बने, कंप्यूटराइज्ड हैकिंग, सैटेलाइट सिग्नल हैकिंग, ठीक है, ये वाली टीम्स तैयार होनी चाहिए। उसके बाद ड्रोन फ्लाइंग के लिए अलग से एक रेजिमेंट तैयार हो,
करेक्ट। और ये रेजिमेंट का काम ही हैकिंग एंड FPV ड्रोन्स की फ्लाइंग और स्पेक्ट्रम हॉपिंग और स्पूफिंग, एंटी स्पूफिंग, ये सारा जो हाईली टेक्निकल एक ब्रिगेड लेवल के तौर पे रेजिंग होनी चाहिए, जिसमें कि हमारी फौजें तैयार होंगी और ये वो स्टाफ होगा जो कि हमारे मिलिट्री दस्ते को युद्ध के दौरान अकम्पनी करेगा और ये वेपन सिस्टम्स को भी इस्तेमाल करने में काफ़ी कारगर शामिल होगा। तो आने वाले समय में देखिए पॉलिसी चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे कि आप US आर्मी को देख लीजिए कि उन्होंने एंड्रोवेल हो गया, फायर स्टॉर्म कंपनीज हो गई, तो ये सभी जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उन्हें अब एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि जो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस है। करेक्ट सर, उनकी वैसे भी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये सारी प्राइवेट ही है और उनका सर एक प्रोग्राम भी है कुछ ब्लू फायर के नाम से रहता है। मैंने हाल ही में एक सेशन के दौरान सुना था उसके बारे में। तो वो एक ऐसा आप ये समझिए कि संस्था है जहां पर अगर आपके जो भी कंपनी जो ड्रोन्स बना रही है वो वहाँ अप्रूव अगर पास हो जाता है, फिर आपको कहीं टेस्ट एंड ट्रायल की ज़रूरत नहीं, वो सीधा आर्मी में इंडक्ट हो जाते हैं। US आर्मी फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ सर। तो यही इस तरीके का मॉडल क्या इंडिया में भी अपनाया जा सकता है कि भाई ऐसा मॉडल इंडिया में मौजूद है। अच्छा। और ये नहीं होता कि अगर आपने एक कमांड में गए और वहाँ पे ट्रायल दिया और फिर आप किसी और लोकेशन पे फिर से वही आप देने गए हैं ट्रायल। तो देखिए रिपीटेड ट्रायल्स को अवॉइड करने के लिए और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पे उस प्रेशर कम करने के लिए तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि एक सेंट्रलाइज्ड जगह है, डिपार्टमेंट्स को अपॉइंट किया गया है जहाँ पे वो पूरे ड्रोन्स को चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसकी यूटिलिटी फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। चिप्स को देखा जाता है कि ये सारी मेक इन इंडिया ही हैं या नहीं, सॉफ्टवेयर का देखा जाता है कि इसमें वल्नरेबिलिटी है या ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है और ये पेनिट्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर क्वालिटी ग्रेड चेक होता है, फिर चिपसेट्स में मॉइस्चर का कितना एंटी मॉइस्चर है, ठीक है, और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में कैसा बिहेवियर होता है ना, इलेक्ट्रिकल्स का और मैकेनिकल जो मैकेनिज्म है उसका पूरे। तो देखिए ट्रायल्स टेरेन वाइज तो होंगे ही मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, वो लैंड एयर एंड सी के तो होंगे ही, बट उसके भीतर जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ द मेन। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से बैंगलोर एक AI हब है पूरे वर्ल्ड का, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो सिलिकॉन वैली है USA में वो इंडिया की ही बदौलत है, क्योंकि 90% वहाँ इंडियंस ही हैं, ठीक है। एंड अब यही इंडियंस अब वहाँ की नौकरियाँ छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं स्टार्टअप शुरू करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत ही गर्व भी फील होता है और ये एक क्लियर कट मैसेज है जो फॉरेन कंट्रीज़ को जा रहा है दैट द फ्यूचर इज़ द इंडियन ब्रेन, द इंडियन मैथमेटिकल एंड फिजिक्स केमिस्ट्री पावर दैट वी हैव। और इतना टैलेंट है हमारे पास कि आई थिंक इसरो का एग्जांपल दे सकते हैं कि इतने कम बजट में हमने ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है जैसे चंद्रयान है। हाँ, तो देखिए बेसिकली द वेस्ट इज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। एग्जैक्टली सर, उनका वो वेस्ट एक मजाक बन चुका है, जिस तरीके से वो कितना पैसा खर्च रहे थे और जिस बजटेड तरीके से हमने जो एक्चुअल्स में जो उसका जो किल्लत आनी है ना, जो बजट है एक्चुअल वाला, उसी में ही हमने वही काम कर दिखाया है जो ये लोग इतने सालों की रिसर्च में लगे हुए हैं और पैसा अलग टैक्स पेयर्स का मनी अलग खर्च रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की मतलब अमेरिका की इकॉनमी है ना रिसेशन में आ गई है, प्रॉब्लम हो गई है। तो बेसिकली वो खुद की ही फेलियर्स के जिम्मेदार हैं। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इंडिया ने अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी को किसी और कंट्री में सबलेट नहीं किया है। जो भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सब हम खुद बना रहे हैं, अपने ही देश में बना रहे हैं। चाहे तो कुछ हद तक क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कुछ हद तक टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, पर वो इन हाउस ही हैं, वो प्योर डेवलपमेंट है। USA ने क्या किया, उन्होंने अपना एक पूरा ब्लूप्रिंट USA के पास है, पर उसका बनाने का
तरीका, नुस्खा सब कुछ चाइना के हाथ में है और यूएस से ही रिस्पॉन्सिबल है आज की तारीख में, जिसकी वजह से चाइना आज इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ है। तो अमेरिकन्स को रीथिंक करना पड़ेगा, उन्हें आलसपन को बॉयकॉट करना पड़ेगा और खुद मैदान में उतरना पड़ेगा टू कंट्रीब्यूट टू देयर ओन इकोनॉमी इन द कमिंग टाइम्स। सर एक नई मूवी आ रही है आपके ऊपर मलक्कल, जिसे कि जॉन अब्राहम लीड कर रहे हैं और बीच में हमने उनका एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें देखा गया था उन्होंने आपके लाइफ राइट्स भी खरीदे हैं। तो ये मूवी क्या है, किस तरीके से इसे जॉन अब्राहम बना रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली ये मूवी इंडियन आर्मी की एक पलटन है, 8th बटालियन द राजपुताना राइफल्स, जिसे इन शॉर्ट बोलें तो 8 राजरफ के ऊपर बेस्ड है। ये पलटन यूएन मिशन में डिप्लॉय थी जब साउथ सूडान में जंग लग गई थी, सिविल वॉर, और ये 2 ट्राइब्स के बीच लड़ाई लगी थी, दिनका और नुआ ट्राइब। जिस दौरान जब ये जंग लगी तो 2 कंट्रीज़ के कंटिजेंट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनके तो एयरक्राफ्ट्स उनकी कंट्री से आके उन्हें इवैक्यूएट करके भी ले गई, क्योंकि उन्हें इतना यकीन था कि उनके ट्रूप्स शायद ही बच पाएँ जिस तरीके से हमला आ रहा था। तो इंडियन आर्मी की ये पलटन जो है 8 राजपुताना राइफल्स वहाँ पे डटी रही। इनके ऑफिसर भी शहीद हुए, वारंट अफसर भी शहीद हुए, काफ़ी जवान भी शहीद हुए, पर वो लड़ाई के मैदान में डटे रहे। इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा, वो पिक्चर आने के समय हमें डिटेल्स पता चलेंगी कि था क्या। पर मैं यूथ को और जो भी हमारी पेट्रियाटिक ऑडियंस है इंडिया में, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा, इंडिया और अब्रॉड, कि जो भी ये बाइट देखें तो स्टे ट्यून्ड। अगले साल ये मूवी आएगी जिसका नाम है मलाकाल, जिसमें मिस्टर जॉन अब्राहम मेरा रोल प्ले करेंगे एज कैप्टन समर तूर। तो यू मस्ट वॉच इट। और इस पिक्चर की तुलना अमेरिकन पिक्चर ब्लैक हॉक डाउन और 13 आवर्स से हो रही है, तो इस पिक्चर का बजट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये एक ऐतिहासिक पिक्चर होगी, क्योंकि ये पहली पिक्चर बनेगी इंडियन आर्मी पे जो यूएन मिशन पे फॉरेन सॉइल पे ऑपरेट कर रही थी विद फॉरेन आर्मीज, और वो इतना चैलेंजिंग था कि फॉरेन आर्मीज भी वहाँ से चली गई और एक इकलौता इंडियन कंटिजेंट था जिसने जुर्रत की वहाँ पे रुकने की और लड़ाई लड़ने की, और वहाँ के रेफ्यूजीज़, लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज़ की ज़िंदगियाँ भी बचाई हैं। तो ये एक टेल ऑफ वैलर है, गैलेंट एक्ट्स ऑफ मैनी सोल्जर्स ऑफ 8 राजपुताना राइफल्स। एंड मैं उस टाइम घातक प्लेटून कमांडर था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ टेक प्राइड इन योर नेशन जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि डिप्लोमैट मूवी जो है वो भी देखने जाएं। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, और वो दर्शाता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो जिस प्रेशर में वो रहते हैं और जिस तरीके से वो हेल्प करते हैं इंडियन सिटीजन्स की, है ना, जो बाहर अटक जाते हैं या प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू गो एंड वॉच द डिप्लोमैट and also go and watch Malakal, which is due by next year in 2026. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया और आपके अपकमिंग मूवीज़ के बारे में और जो फ्यूचर वॉरफेयर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मुलाकात फिर आपके साथ हो एक नए जोश और एक जज्बे के साथ। थैंक यू किशन, थैंक यू सो मच, ऑनर्ड। जय हिंद। जय हिंद।